तथ्यात्मक सवाल ज्यादा हैं, तथ्यात्मक सवाल हैं, ये है ना। तुम तो 50 में से 50 करा जाओ, चाहे पेपर कैसा ही आए। हाँ, रानी सेन, पूजा, अंजू, सुप्रभात, सभी को। चलो अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं 10 मिनट के अंदर। तो आंसर शीट चेक करवाओ, आंसर शीट बांट दो जल्दी जल्दी से, है ना। जल्दी जल्दी से बांट दो, एक एक करके क्या बांटना, 5 5 7 7 पकड़ा दो, अपना आप बांट लेंगे। लो, साथ साथ आप चेक भी कर दो इनको, और किसी की भी एक ले लो। आप लोगों ने कर लिया ना भाई लाइव में, नीतू, पूजा, अनुराधा, है, आप लोगों ने भी हल कर लिया होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी शब्द सागर किस विद्वान के मस्तिष्क की परिकल्पना रही है। तो तुरंत ही रामचंद्र शुक्ल उत्तर नहीं आना चाहिए। ये जिसके मस्तिष्क की परिकल्पना है वो है श्याम सुंदर दास। हालांकि भूमिका लिखने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और भी कई टीम में शामिल थे, लेकिन जो प्रमुख परिकल्पना है वह श्याम सुंदर दास की थी। रामचंद्र शुक्ल ने तो ये जो शब्द सागर है, इसके संपादन में, इसकी भूमिका लिखने में अपना सहयोग दिया। हालांकि वो सहयोग इतना ज्यादा रहा रामचंद्र शुक्ल का कि श्याम सुंदर दास ने तो ये भी कह दिया था एक बार कि शुक्ल जी ने शब्द सागर का निर्माण किया और शब्द सागर ने शुक्ल जी का। ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। और शब्द सागर के साथ रामचंद्र शुक्ल का नाम इतना जुड़ गया कि श्याम सुंदर दास को ईर्ष्या होने लगी, ज्वेलेसी। जैसे एक बहुत तरक्की कर जाए। श्याम सुंदर दास उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एचओडी हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तब रामचंद्र शुक्ल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बीएचयू में नियुक्त हुए थे। 2 फरवरी 1941 को अस्थमा का अटैक पड़ने के कारण, इनको फूलों से एलर्जी थी रामचंद्र शुक्ल को, तो अस्थमा का अटैक पड़ने के कारण जब उनका देहांत हो गया तो उनके दाह संस्कार में भी नहीं गए थे श्याम सुंदर दास। इतनी ज्वेलेसी हो गई थी एक समय श्याम सुंदर दास को। लेकिन ये ध्यान रखना कि श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति रहा है। हिंदी के सबसे ज्यादा संपादन कार्य करने वाला श्याम सुंदर दास है। यद्यपि सबसे ज्यादा संपादन प्रमाणिक रूप से करने वाला, प्रमाणिक संपादन के रूप में, तब माता प्रसाद गुप्त का नाम आता है। ये यूपी के क्वींस कॉलेज में कक्षा 9 के छात्र थे। पहले 9 10 11 12 को यूपी में कॉलेज बोल देते हैं, इंटर कॉलेज ऐसे बोलते हैं, इंटर कॉलेज। तो 9वीं क्लास के छात्र थे श्याम सुंदर दास, क्वींस कॉलेज के। तब इन्होंने अपने ही कक्षा के सहपाठी राम नारायण और ठाकुर शिव कुमार, इन तीनों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी नाम से ही लग रहा है, नागरी। तो देवनागरी लिपि का जब आंदोलन हुआ कि कोर्ट कचहरी में नागरी को, उर्दू लिपि को हटाया जाए और नागरी लिपि को स्थान दिया जाए, तो ये नागरी लिपि आंदोलन में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने बड़ा योगदान दिया। और कभी पूछ ले कि कोर्ट कचहरियों में नागरी लिपि की जीत कब हुई? 1900 में। कब हुई थी? 1900 में। तो नागरी लिपि के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ही काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893, 1893। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा बताओ।
क्या बता रहे हो? 1050 से विक्रम संवत 1375। यदि ईस्वी होता तो चल जाता क्या? हाँ अब सही है। एक कई बार वो बच्चों को मिसगाइड करने के लिए क्या करता है, संवत तो सबने याद रख रखा है, वो पूछता है 1050 ईस्वी, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर निकलेगा 993, 993 ईस्वी निकलेगा। और पता नहीं किस परीक्षा का सवाल था कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपना पूरा इतिहास संवत में लिखा है? विक्रम संवत में। रामचंद्र शुक्ल ने कहीं भी ईस्वी सन का प्रयोग नहीं किया है। अब तुम शुक्ल का इतिहास पढ़ने बैठ जाओगे तो तुमको वो 57 निकालने वाला आंकड़ा हर जगह लगाना पड़ेगा। यार घटाओ रे यार 57, क्योंकि उन्होंने संवत में गिनाया है। संवत में से 57 कम करोगे तो ईस्वी सन आएगा। तो ये है। अब कोई ऐसा भी महारथी है क्या, तुम देखना कॉपी चेक करना, जिसने 2 किया है ना? धन्य हो प्रभु, 2 करने वाले तो प्रभु है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, तो भाई हिंदी साहित्य के इतिहास को जब व्यवस्थित की बात की जाती है तब तो ग्रियर्सन का नाम नहीं आ सकता। हाँ वैज्ञानिक तत्वों की खोज कर सकते हैं, करीबी है, लेकिन सही मायने का जो, तो हिंदी का पहला विधेयवादी इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, जिनके इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास है, यह हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास है। क्लियर? तो लगाया इसमें तुक्का, तुम्हारा 2 सही निकला सही? तो नहीं, इसमें कई लोगों ने 3 किया है। किस किस ने किया 3? काहे किया? अच्छी रैंक नहीं लानी। 2-4 सवाल गलत करके ही तो वेटिंग में लटके रहते हैं। फिर समुद्र में डूबता हुआ आदमी देखा है कभी तुमने? नदी में डूबता हुआ देखा हो? यूट्यूब पे तो, फेसबुक पर तो देखते ही होंगे, पूरा नीचे रहता है, ऊपर हाथ रहते हैं, मतलब बचाओ बचाओ, लेकिन जल समाधि लग जाती है बाद में। ऐसा मत करो। एक एक सवाल तुम्हारे लिए बहुत, और तुम तो कह रहे हो कि ये पेपर बहुत सीधा है, तो बॉनी गलत हो रही है। हिंदी कोविद रत्नमाला ये पुस्तक है, वैसे तो ये जीवनी विधा के निकट है। किसकी है? श्याम सुंदर दास की। ये हिंदी कोविद रत्नमाला, एक बार इसकी विधा पूछी है तो ये किस विधा के निकट है, तो ये जीवनी विधा के निकट है। निम्नलिखित में से हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? केवल शब्दानुशासन आता या सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन आता तब तो हेमचंद्र होता, लेकिन ये तो हिंदी शब्दानुशासन है। क्या कर रही हो लड़की? है लगातार क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? हेमचंद्र की कहाँ है? आगे हिंदी लगा दिया। हेमचंद्र की शब्दानुशासन तो वैसे भी अपभ्रंश और प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है भाई। इसका सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। इनको भी कहते हैं हिंदी का पाणिनि। वैसे तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु है, लेकिन सेकंड नंबर पर इनका भी नाम आता है। ये असर ऐसा दिख रहा है कि तुम्हारी प्रॉपर रिवीजन तैयारी नहीं हो पाई। हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर ने लिखा है। ये मैंने आपको लिखाया था क्या? लिखाया होगा, क्लास में बोला होगा तो किसी ने लिखा होगा, नहीं लिखा, जो भी है आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं अपने व्याकरण के कि ब्रजभाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो ब्रजभाषा का पहला व्याकरण में आ जाए तो मिर्जा खान। कौन नाम बोला? मिर्जा खान। ब्रजभाषा का पहला व्याकरण, नोट कर लो इसको, कहीं रद्दी में लिख लो या पेपर के ऊपर लिख लो। और हिंदी का पहला व्याकरण जेसुआ केटलर ने लिखा है। ये सवाल तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी का पहला व्याकरण जेसुआ केटलर। केटलर ही कई जगह कटलार भी लिखा मिल जाता है, वैसे केटलर ही नाम है। और ब्रजभाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? मिर्जा खान। अल्लाह की शान,
खान। लिखा मिर्जा खान। अब कहीं यहां मत लिख लेना मिर्जा खान, ये तो जेसवा केटलर है। और वैसे तो खैर आप ब्रंश वगैरह पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे तब ध्यान रखना। एक चीज और सुनो आप, एक नाम है पिशेल। क्या नाम है? पिशेल। ये पिशेल ऐसा व्यक्ति है जिस नाम से तो लग रहा है कि विदेशी विद्वान है, इंडियन नाम नहीं है, विदेशी विद्वान है पिशेल। लेकिन पिशेल ने क्या किया, भारत में आकर के अपभ्रंश पर बड़ा काम किया है। और अपभ्रंश पर इन्होंने इतना काम किया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उस पुस्तक में पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि कहा है। अपभ्रंश के पाणिनि में हेमचंद्र का भी नाम आया कि भाई प्राकृत का पाणिनि तो हेमचंद्र, अपभ्रंश का पाणिनि तो हेमचंद्र। मतलब बहुत बड़े व्याकरणक हेमचंद्र जैन रचनाकारों में है। लेकिन ध्यान देना, वो अपभ्रंश का पाणिनि पूछ रहा है और विकल्प में यदि हेमचंद्र नहीं आ रहा है तो वह किसको जानना चाह रहा है? पिशेल को। आप कहोगे पिशेल और हेमचंद्र दोनों आ गए तो सवाल डिलीट। दोनों आ जाएंगे तो सवाल डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी कहीं लिख लो आप कि अपभ्रंश के पाणिनि पिशेल भी माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है पाणिनि, शुद्धिकरण के दृष्टि से भी याद रखना। पिशेल को चाहे तो पूरा लिख लो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पिशेल को, हाँ भाषा विज्ञान में पढ़ाते लिखाते जेसवा केटलर से क्लास में बोल भी दिया होगा मैंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि कहा है। पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि कहा है। तो क्वेश्चन 6 का सही उत्तर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये वही ग्रंथ है जिसमें इस ग्रंथ के राइटर ने बिहारी के बारे में कहा, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया कि बिहारी शब्दों के चतुर प्रयोक्ता मात्र है। ये कहने वाले हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। पादरी एडविन ग्रीव्स की पुस्तक है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? वैसे तो मैंने आपको ये हूबहू नहीं लिखाया, लेकिन तुम कॉमन सेंस लगा सकते थे। कॉमन सेंस लगा सकते थे बहुत आसानी के साथ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इन रचनाओं में से जिस पर बोले हैं, जो रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद में रचित है। भ्रंग भ्रंगी संवाद में कौन सी रचना रचित है? हमीर रासो। हाँ यही बताया था। बोलो कीर्ति लता। सुख सुखी संवाद में तो पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो तो वहां भी नहीं आ रहा। हाँ इसका सही उत्तर है 4, कीर्ति लता। आइडिया लगाया हो तो वैसे भी आप लोग आइडिया और लगाते क्या? कीर्ति लता में तिरुत के राजा कीर्ति सिंह ने लड़ाई की, चढ़ाई की, और एक शहर के बारे में लिखा था मैंने कि एक शहर का बहुत सुंदर चित्रण मिला है। इसमें कौन से शहर का नाम लिया मैंने? वो है जौनपुर। और बनारस शहर का नाम कौन सी रचना में लिया था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बिल्कुल इसका सही उत्तर है कीर्ति लता। ये सही गया क्या किसी किसी का? ये सही गया। तो इसकी भाषा के बारे में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आता रहता है। अब देखो ये तो कॉमन सेंस लगा सकते थे आप कि हमीर महाकाव्य का तो कोई वैसे मतलब है भी नहीं, कीर्ति पताका तो वैसे ही अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, संपादित प्रकाशन नहीं हुआ इसका, कीर्ति कौमुदी जैसी कोई रचना नहीं है, तो बचता क्या है? फिर तो कॉमन सेंस भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना।
किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सही उत्तर है 2, 9 का 2। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे, किस वर्ष प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? 2003। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1934। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा हो जाएगा? हित्सवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। 12 में 2। हिंदी साहित्य का सही तो है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ऐसे ही डरा और रहे हो। ये कालानुक्रमी पद्धति नहीं है, ये काल क्रमानुसार है। और काल क्रमानुसार का मतलब ये है कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। ये थोड़ी है कि कालानुक्रमी पद्धति, ये कहां प्रयोग किया है? मेथड का प्रयोग थोड़ी किया है? बोनस अंक मिले ऐसे नहीं। देखो, भाषा को समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने मेरे मन से और नहीं बनाया है। ये प्रश्न तो जिस परीक्षा में आया है उसको हुबहू उसी भाषा में उठा के पूछा गया है। ये काल क्रमानुसार है कि वो तो फिर सवाल की भाषा ऐसे बनता कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ है, वो सवाल की भाषा वो होती। ये तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए आ गया सबसे पहले कि काल क्रमानुसार। देखो, दोनों शब्द अलग चीज है। एक मेथड है, मेथड में पद्धति या प्रविधि शब्द का आपने प्रयोग किया कि एक तो वर्णानुक्रम पद्धति, एक कालानुक्रमी पद्धति, एक विधिवाद और एक वैज्ञानिक पद्धति। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहा है कि काल क्रमानुसार। अब काल क्रमानुसार का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। काल क्रमानुसार ये हुआ 1883 ईस्वी में। काल क्रमानुसार ये हुआ 1839 में, दूसरा भाग 1847 में, और दूसरा संस्करण आया 1871 में। तो 3 खंडों में हो गया ये। काल क्रमानुसार ये आया 1848 में, और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आया 1888 में। अब ये सवाल पूछ रहा है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अब इन डेट में सबसे पहली डेट कौन सी आ रही है? कौन सी आ रही है बताओ? 39 आ रही है ना? 39 से पहले तो कोई भी नहीं आ रहा। उत्तर है 2। इसलिए बहुत आसान दिखने वाले 2-3 सवाल ऐसे परीक्षा में आते हैं जिनकी भाषा को हम पकड़ नहीं पाते और फिर हमसे गलती हो जाती है ना। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम थोड़ा सा उसमें अनुसार देख लेते ना, अनुसार। और कभी भी ध्यान देना, तुम कॉमन सेंस लगाओ। तुमको 4 कवि दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि काल क्रमानुसार कवियों के जन्म को लगाओ, तो फिर तुम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे ही तो लगाते हो। अब यही सवाल ये होता कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को काल क्रमानुसार लगाओ, तो फिर आप इसको ऐसे लगा रहे होते ना कि सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे लगा रहे होते। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसको लिखने वाले हैं गणपति चंद्रगुप्त। कब आया था ये? है 1965 में आया था, 2 खंडों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिलांकित करती है? राउरवेल। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श
विश्व साहित्य विमर्श इस नाम से इन्होंने लिखा है। हिंदी नवरत्न कृति के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। और ये पुस्तक कब आई थी? ये पुस्तक आई थी 1910 में। इन्होंने 3 त्रयी बनाई, वृहत त्रयी, मध्यम त्रयी और लघु त्रयी। वृहत त्रयी में 3 शामिल कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, देव। देव को बड़ा महत्व दिया इन्होंने। मध्यम त्रयी में कौन कौन शामिल थे? केशवदास और बिहारी और भूषण। और बाद में भूषण को हटा करके कबीर को रख दिया। और जो लघु त्रयी है उसमें नाम दिया त्रिपाठी बंधु। और त्रिपाठी बंधु के अलावा 2 नाम और है। लघु त्रयी में 2 नाम और कौन है त्रिपाठी बंधु के अलावा? भारतेंदु हरिश्चंद्र और चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को उन्होंने लघु त्रयी में स्थान दिया है ना? याद आ रहा हो तो क्लास तो में याद आ रही हो। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना गया? और विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? राजा शिव सिंह ने दी। साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान द्वारा लिखा गया? नलिन विलोचन शर्मा। आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया मिश्र बंधुओं ने दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा इनमें से? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल का उसके बाद आया 1929 में। राम कुमार वर्मा का तो 1938 में आया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो शुरू ही 40 से होता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये है। तो 20 का उत्तर हो गया 4। यह चर्चित कथन किसने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूं, मुझसे तुम्हें जो पूछना हिंदी में पूछो? अमीर खुसरो। 21 में 1। आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। 22 में 2। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है ना? राजा भोज से लेकर राजा हम्मीर तक का समय माना है। 23 में 3। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने नहीं लिखा है? नगेंद्र ने नहीं लिखा है। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। और जो आप पढ़ते हो वह एक संपादित इतिहास ग्रंथ है। एडिटिंग है वो, एडिटिंग। कभी सोचो कि यार नगेंद्र ने तो इतिहास लिखा है। नगेंद्र इतिहासकार नहीं है। हाँ, नगेंद्र एक संपादक इतिहासकार है। इतिहास तो वो लिखेगा जो पूरे पन्ने उसके होंगे। लेकिन नगेंद्र के इतिहास में किसी का आर्टिकल भक्ति काल पे, किसी का आर्टिकल रीति काल पे, किसी का आर्टिकल चिपका दिया पूरा। तो वो एडिटर हुए, संपादक हुए। मूलतः नगेंद्र एक निबंधकार और आलोचक है। क्या है? निबंधकार और आलोचक है। लक्ष्मी सागर व्यास ने तो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य इतिहास और साहित्य दृष्टि। और ये क्या कहते हैं, राम कुमार वर्मा का है ही, बच्चन सिंह का है, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। निम्नलिखित में से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। 25 में 4। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बाल कृष्ण भट्ट। 26 में 2। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। हिंदी साहित्य का पहला विनम्र कवि भी है स्वयंभू। 27 में 2। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। समय है
1873 ईस्वी। 1873 में निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये ग्रंथ कब लिखा? 1959 में लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत। आदिकाल में सृजित खालिक बारी रचना के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। अबुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? क्या पूछ रहा है? और दिमाग में आ गया असंगत है, तो असंगत तो इसमें 3 है। बीसल देव रासो नरपति नाला, ये तो सही है। खुमान रासो जगनिक की नहीं है, दलपति विजय की है। जगनिक की तो परमाल रासो है। विजयपाल रासो नलह सिंह की है। परमाल रासो दलपति विजय की नहीं है, तो एक ही है। अब जिसने पढ़ लिया असंगत है वो तो इन तीनों में से कोई सा भी एक उत्तर कर देगा, क्योंकि तीनों असंगत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। दूसरा संस्करण कब निकला? 1940 में। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन ही ध्यान रख लो आप। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। उद्गम को उदय भी कह देते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है। हिंदी भाषा, और देखो किताब भी अच्छी है। तुम लोग पूछते रहते हो ना कि भाषा पर कौन सी किताब पढ़ लें। अब ऐसा भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी कोई नहीं पढ़ना चाहे तो ये किताब ला के पढ़ सकता है। अच्छी किताब है ये है उदय नारायण तिवारी की पुस्तक। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है ये। हिंदी भाषा का उदय और विकास या उद्गम और विकास, उदय नारायण। हाँ वो तो अलग है, वो तो हिंदी साहित्य है ना, उसमें तो शब्द का प्रयोग। इसमें तो भाषा है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। ये तो हिंदी भाषा है, यहाँ तो भाषा को टारगेट किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? अब ये है देखो सवाल। वो काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया। 35 में 1। कौन सा विद्वान मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र। गणेश का नाम क्लियर, गणेश तो है। गणेश है, श्याम है, सुखदेव है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। 36 में 3 उत्तर है। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। 37 में 1 उत्तर चेक करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का विकास। पहले क्या शीर्षक था इसका? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा जा रहा था, जिसे शुक्ल जी ने बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया। निम्नलिखित में से पुरानी हिंदी। चंद्र शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान गुलेरी हैं। सबसे पहले बात इन्होंने कब कही, किस पत्रिका में कही? 1921 में कही और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में कही। 39 में 1। परमात्म प्रकाश और योग सार, इनको लिखने वाले जोइंदू है। जोइंदू उर्फ योगेंद्र मुनि को हिंदी का पहला कवि मानने वाला विद्वान वासुदेव सिंह। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के बारे में 3 तथ्य पेश करो। सोमप्रभ सूरी ने तो इसको लिखा है, ठीक है। इसके अलावा क्या बता सकते हो? यह रचना हेमचंद्र के कुमारपाल चरित्र के अनुकरण पर लिखी गई है। यह रचना गद्य पद्य में रचना है। इसमें संस्कृत और प्राकृत का सुंदर प्रयोग मिलता है।
निम्नलिखित में से 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस विद्वान ने की? वेलेजली था। 1800 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले तो गवर्नर जनरल वेलेजली थे। यद्यपि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो था सर जॉन गिलक्रिस्ट, जिसको बोर्थविक गिलक्राइस्ट कहते हैं। तुम लोगों में से किसी ने किया सबसे लंबा मानकर? गिलक्राइस्ट, वो तो अध्यक्ष था। फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष था गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी शब्द की जगह हिंदी शब्द का प्रयोग गिलक्राइस्ट ने किया था। हाँ, एचओडी कह सकते हो। अब फोर्ट विलियम कॉलेज बदला हुआ सिलेबस है, उस पर बड़ा फोकस दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज के गद्यकारों पर। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर कौन थे दो, बाहर कौन थे दो? अंदर थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, बाहर थे इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज। नियाज उपनाम से लिखते थे वो। इनमें से किसकी भाषा में पूर्वीपना, किसकी भाषा में पूर्वीपना मिलता है? चारों तो मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया है। पूर्वीपना बराबर सदल मिश्र, ब्रजभाषापना बराबर लल्लू लाल, पंडिताऊपना सदा सुखलाल नियाज है, और रंगीन मुहावरदार चुलबुली चुलबुलापन इंसा अल्लाह खां। और इन सब में सबसे चलती हुई और साधु भाषा शुक्ल जी ने किसकी मानी? सदा सुखलाल नियाज। माना कि तुमको लिखाया पढ़ाया नहीं है, लेकिन बातचीत तो हुई थी, क्लास में बातचीत भी नहीं हुई। ऐसे थोड़ी है। जब मैंने आपको हिंदी में प्रथम नाम से टॉपिक लिखाया था, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ परिमार्जित ग्रंथ है, बताओ खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ। और आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है? लल्लू लाल का प्रेम सागर। और खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? चंद छंद वर्णन की महिमा। और खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि कौन है? श्रीधर पाठक। इसका उत्तर वेलेजली है। 42 में 1। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे पुराने कवि कौन है, बताओ? इनमें से कौन सबसे पहले पढ़ोगे आप हिंदी साहित्य के इतिहास में? विद्यापति। अभी सरेपा होता विकल्प में तो सरेपा सबसे पुराने हो जाते। गोरखवाणी नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। किस वर्ष किया? 1930। अलग अलग डेट मिलती है, लेकिन 1930 सर्वाधिक प्रमाणिक डेट है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हिंदी साहित्य के पहले स्कॉलर या पीएचडी माने जाते हैं, इन्होंने गोरखवाणी की भाषा किस प्रकार की बतलाई है? राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव का या साधना की ओर? झुकाव क्या, पूरा ही झुका हुआ था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरेपा है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, किसकी पंक्ति है? सरेपा। जोई जोई पिंड है, सोई सोई ब्रह्मंड है, ये किसकी है? गोरखनाथ। सरेपा ने उस समय अलख निरंजन का नारा दिया। सही है गलत? गलत। ये नारा तो हाँ गोरखनाथ का है। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। गोरखनाथ। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दो में हुई है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन, प्रणयन का मतलब होता है रचना करना।
पिंगल भाषा में हुआ बकवास। अरे पिंगल और डिंगल का संबंध केवल रासो साहित्य से है। डिंगल और पिंगल आ जाए तो समझ लेना कि डिंगल पिंगल का डमरू तो चारणों ने बजाया है। चारणों। तो 4 उत्तर है और 46वां कौल ज्ञान निर्णय किसकी है? कौल ज्ञान निर्णय। तो मच्छिंद्र नाथ की और कौन कौन सी पुस्तकों के नाम मिलते हैं? अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका और कौल ज्ञान निर्णय। क्लियर? ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा किसकी रचना है? गोरखनाथ की। और शिष्य दर्शन और प्राण संगली किसकी रचना है? गोरखनाथ की। और अमृत शास्त्रम महार्थ मंजरी किसकी रचना है? विद्यापति की। हाँ बोलो, विद्यापति की। अरे ये भी गोरखनाथ की है। विद्यापति कैसे याद आ रहा है? विद्यापति की कौन सी रचनाएं आवट में लिखी गई है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका। विद्यापति की पदावली आवट में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। गलत? मैथिली। बस ऐसी लाइन बना के दे देते हैं, गलत और सही छाड़ते रहो। और सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। महामुद्रा तो स्त्री संसर्ग है। 47 में 3 और अभ्रंश भाषा का मुख्य छंद दोहा। अपभ्रंश का दोहा छंद ही हिंदी में दोहा बनकर के आया है। दोहा या दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? हिंदी का पहला कवि सरेपा है, लेकिन हिंदी का पहला महान कवि स्वयं। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित और महामानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 शादियां की थी। महापंडित और महामानव वो होगा जिसने कितनी शादी की? 3। कहते 3 तक गिनूंगा। ये थोड़ी सुना तुमने कि मैं 2 तक गिनूंगा या मैं 4 तक गिनूंगा, मैं 3 तक गिनूंगा। लेकिन अलग अलग टाइम में हुई थी शादी, ऐसे नहीं है एक मर गई तो फिर दूसरी से शादी है। कि यही कारण है इनका महापंडित होने का। जब मैंने कहा है तुम सीरियस होकर सुन रहे हो कि हाँ साहब बिल्कुल होगा महापंडित, क्योंकि यहाँ तो एक ही ना संभले तो 3 संभाली ऐसे। तो हाँ 32 भाषाओं के ज्ञाता थे, 32 भाषाओं के ज्ञाता। और इतना यात्रा साहित्य लिखा इन्होंने, इतना यात्रा साहित्य लिखा कि आरपीएससी वालों को भी शर्म आ गई अब की बार तो। और बकायदा लिखा है यात्रा वृत्तांत, जोड़ा है, अच्छे से जोड़ा है। यार राहुल सांकृत्यायन से सवाल आना तय है इस परीक्षा में, है ना? ये पर देखो ये तो किस्मत और होनहार वाली बात होती है भाई, कि ऐसा महापंडित महामानव जो 32 भाषाओं का ज्ञाता हो, जिसने पूरे विश्व में घूम घूम कर यात्रा साहित्य लिखा हो, जब ये मरने वाले थे तो इसको स्मृति इतनी भी नहीं रही। मरने से 1-2 साल पहले तो ये स्मृति विलोप के शिकार हुए कि इसके बच्चे सामने खड़े थे और ये अपने बच्चे को नहीं पहचान रहे थे। और ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट। कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का राउरवेल। अच्छा अपना ऐसा करता है कि मन कभी कभी की कोई हम पर महाकाव्य लिख दे, हमारे दैनिक दिनचर्याओं पे लिखे, हम पे छंद लिखे, हम पे महाकाव्य लिख दे। कलचुरी वंश की नायिकाओं का चित्रण किया है। और ये वही राउरवेल है जिसमें किसी होनी नारी की प्रशंसा में नक्सिक सौंदर्य का पहली बार छंद मिलता है। और नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत यहीं से होती है।